बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाय हंसला। एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं हम वो डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एसिटाइलकोलिन के बारे में थॉरोली डिस्कस किया था और हम अपने इस लेक्चर में बिथेनिकोल जो कि डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एज वेल एज ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिथेनिकोल एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, मोर थेरेप्यूटिकली यूज़फुल ड्रग है। क्लिनिकली जो ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वो बिथेनिकोल है। ये भी एक क्वाटरनरी अमोनियम ड्रग है। हमने पिछले लेक्चर में क्वाटरनरी अमोनियम के बारे में और टर्शरी अमोनियम के बारे में डिटेल में बात की थी, उनका कॉन्सेप्ट समझा था कि क्या होते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम होने की वजह से ये एक तो ये ड्रग पोलर इन नेचर होगी, दूसरा ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगी, हाइड्रोफिलिक इन नेचर ड्रग होगी, जिसकी वजह से क्वाटरनरी अमोनियम जो है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाती और इसी तरह ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर पाती। इसका मतलब ये है कि सीएनएस में ये ड्रग बिथेनिकोल इंटर नहीं होगी और वहाँ पे जाके कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगी। वी ऑल नो अबाउट एसिटाइलकोलिन कि एसिटाइलकोलिन जो है वो मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखती है, लेकिन बिथेनिकोल ऐसी ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है और स्पेसिफिकली मस्करीनिक में भी वो रिसेप्टर्स जो कि लोकेटेड हैं ब्लैडर में लोकेटेड हैं और जीआईटी में लोकेटेड है। तो वो जो स्मूथ मसल जो ब्लैडर में लोकेटेड हैं और जो स्मूथ मसल जीआईटी में लोकेटेड हैं उन वहाँ पे जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं उनके साथ ही सिर्फ और सिर्फ बिथेनिकोल बाइंड करती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो बिथेनिकोल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट 1 आवर्स का होता है। अगर हम बात करें एसिटाइलकोलिन की अपनी डिग्रेडेशन की वजह से उसका जो है वो शॉर्ट हाफ लाइफ होती थी 15 to 20 मिली सेकेंड एज़ कम्पेयर टू बिथेनिकोल की हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स कहाँ-कहाँ पे मौजूद होते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में ये बात बहुत अच्छे से समझी थी। तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं बेसिकली। और कौन से स्मूथ मसल में? वो स्मूथ मसल जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में होते हैं, ब्लैडर्स में होते हैं, जीआईटी में होते हैं, हार्ट में होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में होते हैं। लेकिन बिथेनिकोल सिर्फ और सिर्फ इन तमाम में से किनके साथ अटैच होती है या बाइंड करती है? वो सिर्फ ब्लैडर और जीआईटी के स्मूथ मस्कुलेचर के साथ। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम बिथेनिकोल को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बिथेनिकोल में कार्बामिक एसिड की एस्टेरिफिकेशन होती है। इसकी वजह से एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसे एस्ट्रेजेस हैं जो कि बिथेनिकोल को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम जो कि एसिटाइलकोलिन को की ब्रेक डाउन करवाता था, वो बिथेनिकोल की ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर पाता? उसकी हाइड्रोलाइसिस या उसको हाइड्रोलाइज क्यों नहीं करवा पाता? तो उसके लिए उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आइए उसको समझते हैं। बिथेनिकोल एक मस्करीनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो एसिटाइलकोलिन की तरह काम करता है, लेकिन बिथेनिकोल को एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोलिसिस क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स टूटता है और दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ वाटर वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन के बारे में हाइड्रोलिसिस की, वो ये कहती है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल इज क्लीव्ड इनटू टू और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग वाटर। तो बिथेनिकोल का एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के ज़रिए हाइड्रोलाइज ना होने का रीज़न ये है कि बिथेनिकोल में कार्बामिक एसिड की एस्टेरिफिकेशन होती है। बिथेनिकोल में कार्बामिक एसिड की एस्टेरिफिकेशन होती है। एस्टेरिफिकेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बना रहे होते हैं। इसको हम एस्टेरिफिकेशन का नाम देते हैं। और कार्बामिक एसिड जिसको अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बामिक एसिड जिसको अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, एक कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। क्या है जी? कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है जो क्या करता है? सप्रेस कर देता है एक्शन ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम
उसके जो भी एक्शन है कोलिनेस्टरेज एंजाइम का, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का, उसको क्या कर देता है, सुप्रेस कर देता है। तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम सिर्फ उन एस्टर्स को हाइड्रोलाइज करता है जो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करते हैं और जिनमें एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड या कार्बैमिक एसिड नहीं हो रही होती। तो बिथेनिकोल की हाइड्रोलाइज होने की वजह, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज्ड ना होने की जो बड़ी वजह है वो कार्बैमिक एसिड की एस्टेरिफिकेशन, जो कि किस में होती है, बिथेनिकोल में होती है। कार्बैमिक एसिड की एस्टेरिफिकेशन होने की वजह से, क्योंकि कार्बैमिक एसिड एक कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है जो कि क्या करता है, सप्रेस कर देता है एक्शन ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम को। तो इस वजह से, इस सारी सिचुएशन की वजह से बिथेनिकोल को एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम इनहिबिट उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन बाकी जो एंजाइम्स हैं, बाकी जो एस्ट्रेजेस हैं, उनकी वजह से बिथेनिकोल हाइड्रोलाइज हो सकता है। स्कीमेटिकली अगर हम इसको समझें तो ये हमारे पास क्या है, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसका एक टर्मिनल है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन मौजूद है। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा है जी, ब्लैडर हो सकता है, जीआईटी, क्योंकि ये दो ही हैं जहाँ पे बिथेनिकोल ने जाके जिन रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करना होता है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ मस्क्रीनिक रिसेप्टर लगाया क्योंकि बिथेनिकोल जो है वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ ही एक्ट करती है, बाइंड करती है। और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम मौजूद है। अब हमने एडमिनिस्टर करवाई बिथेनिकोल। बिथेनिकोल एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, मस्क्रीनिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, हमने वो एडमिनिस्टर करवाई। बिथेनिकोल जैसी एडमिनिस्टर करवाई, उसका क्या काम है, वो मिमिक करता है एक्टिविटी को बिल्कुल उसी तरह जैसा कि एसिटाइल कोलिन करता था, कि उसने बाइंड होना होता था इफेक्टर ऑर्गन के रिसेप्टर्स के साथ और आगे से उसने अपना जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करवाना होता था। तो बिथेनिकोल ने क्या किया, बिथेनिकोल हमने एडमिनिस्टर की और बिथेनिकोल आके मस्क्रीनिक रिसेप्टर जो कि इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर मौजूद थे, यानी कि ब्लैडर, स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर और जीआईटी में जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स पड़े हुए थे वहां पे आके बिथेनिकोल अटैच हो गई। अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम भी मौजूद है, लेकिन एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एनेबल है इस को ब्रेक डाउन, इस बिथेनिकोल की, इस ड्रग की ब्रेक डाउन करने के लिए वो एनेबल है, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है, इस एंजाइम के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो बिथेनिकोल को डिग्रेड करवा सके, उसकी ब्रेक डाउन करवा सके। क्यों नहीं है, क्योंकि बिथेनिकोल के पास कार्बैमिक एसिड मौजूद है और कार्बैमिक एसिड क्या है, इसका इनहिबिटर है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का इनहिबिटर है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है और यहाँ से मिमिक होना शुरू हो जाता है, स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है। बिथेनिकोल जो है वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स पे अटैच होने लग जाता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एंजाइम। अब बिथेनिकोल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। बिथेनिकोल लैक्स निकोटिनिक एक्शंस ड्यू टू एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप बट डज हैव स्ट्रॉन्ग मस्क्रीनिक इफेक्ट, मस्क्रीनिक एक्टिविटी। इसके बारे में इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि बिथेनिकोल जो है उसके पास निकोटिनिक एक्शंस की कमी है, किसकी वजह से, ड्यू टू द मिथाइल ग्रुप, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग मस्क्रीनिक एक्टिविटी दे रहा होता है बिथेनिकोल। इसकी वजह को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये क्यों निकोटिनिक एक्शन शो नहीं करता, तो बिथेनिकोल में निकोटिनिक एक्शंस की कमी का रीज़न ये है कि इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप का इजाफा किया गया है। निकोटिनिक एक्शन में कमी की वजह क्या है जी, क्योंकि बिथेनिकोल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मिथाइल ग्रुप का इजाफा किया गया है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर या किसी भी रिसेप्टर्स पर एक्शन करने के लिए एक मॉलिक्यूल में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स का होना ज़रूरी है। जब भी किसी रिसेप्टर के साथ कोई मॉलिक्यूल कोई एगोनिस्ट बाइंड करता है तो उस एगोनिस्ट के पास उन कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का होना ज़रूरी है जो रिसेप्टर्स के पास मौजूद हैं, तभी जाके वो एगोनिस्ट, वो ड्रग या वो मॉलिक्यूल किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। लेकिन बिथेनिकोल जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन एटम की पोजीशन और शेप को बदल देता है। वो क्या करता है जी, नाइट्रोजन एटम की पोजीशन और शेप को बदल देता है, जिसकी वजह से ये एगोनिस्ट निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्शन करने के लिए एनेबल हो जाता है। उसके पास ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सके। तो ये तो कंसेप्ट हो गया कि बिथेनिकोल लैक्स निकोटिनिक एक्शन
क्यों शो करवाता है, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। अब जो दूसरा है कि ये मस्क्रीनिक एक्टिविटी यानी कि मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के साथ ये अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी क्यों शो करवा रहा होता है। बिथैनिकोल जो एगोनिस्ट है वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी क्यों शो करवा रहा होता है, तो उसकी रीज़न ये है कि बिथैनिकोल में वो सभी फीचर्स, वो सभी स्ट्रक्चरल फीचर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से बिथैनिकोल मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है जी? 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो नाइट्रोजन एटम मौजूद हो, एस्टर ग्रुप लगा हो और अल्काइल ग्रुप लगा हो। ये 3 चीज़ें अगर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हैं तो वो मॉलिक्यूल मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ, वो एगोनिस्ट मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ या वो ड्रग मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो सकती है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नाइट्रोजन एटम, एस्टर ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ किसी भी ड्रग, किसी भी एगोनिस्ट का अटैच होने के लिए। और जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप जो है वो मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में मदद करता है। इसके अलावा कार्बामाइल ग्रुप भी मौजूद होता है बिथैनिकोल में। वो बिथैनिकोल के मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को और भी मजबूत बनाने के लिए कार्बामाइल ग्रुप हेल्प कर रहा होता है। तो ये रीज़न है कि मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के साथ या बिथैनिकोल क्यों एक्ट करता है और उसकी एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। बिथैनिकोल का मैकेनिज्म समझने के बाद अब हम चलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द बिथैनिकोल के फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं बिथैनिकोल के। तो इसके मेजर जो इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि ये जीआईटी और ब्लैडर के ऊपर मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और उन्हीं के साथ इसने जाके बाइंड करना होता है और अपना जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है इन्हीं पे होंगे। अगर हम पहला देखते हैं ऑन जीआईटी, जीआईटी में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बाउल में यानी कि इंटेस्टाइन्स में, तो जीआईटी में जाकर बिथैनिकोल क्या करते हैं जी, इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को और सिक्रीशन को। इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है और उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। टोन इंक्रीज हो जाती है स्मूथ मसल जो कि प्रेजेंट है जीआईटी में। तो जीआईटी में ये 2 या 3 मेजर फंक्शंस कर रही होती है एगोनिस्ट ड्रग। क्या कर रही होती है कि मोटिलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा रही होती है और सिक्रीशन को उसकी को बढ़ा रही होती है। जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं जीआईटी में उसकी टोन को बढ़ा रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीआईटी के ऊपर बिथैनिकोल का एक पॉजिटिव इफेक्ट है। उसके बाद जो बिथैनिकोल का सेकंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो इसका ब्लैडर के ऊपर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है। अब ब्लैडर में ये क्या कर रहा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है डिट्रूसर मसल्स ऑफ द ब्लैडर को। डिट्रूसर मसल्स ऑफ द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिलैक्स क्या होगा जी, ट्राइगोन और स्फिंक्टर मसल जो है वो ब्लैडर के, ट्राइगोन और स्फिंक्टर मसल ये रिलैक्स करेंगे, डिट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यूरिनेशन का इफेक्ट स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से यूरिनेशन होगी। तो ब्लैडर के ऊपर क्या करता है, डिट्रूसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ट्राइगोन और स्फिंक्टर मसल्स की रिलैक्सेशन करवाता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन होती है। इसके बाद थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो जाहिर सी बात है अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इसके जीआईटी और ब्लैडर पे हैं तो इसके थेराप्यूटिक यूज़ यानी कि इसका इस्तेमाल भी हम उन्हीं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए करेंगे जो कि हमारी इंटेस्टाइन जीआईटी में होंगी या हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में होंगी। तो हम बेसिकली मेजर जो इसका यूज़ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बिथैनिकोल का जो यूज़ है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इशू हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं उनमें किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं एटोनिक ब्लैडर क्या होता है। एटोनिक ब्लैडर एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लैडर के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, ब्लैडर के मसल्स वीक हो जाते हैं और यूरिन को प्रॉपरली स्टोर या रिलीज़ नहीं कर पाते। एक मेडिकल कंडीशन जिसमें ब्लैडर के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपरली स्टोर नहीं हो पाता और यूरिन प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो पाता। टोनिक ब्लैडर होने की वजह से ब्लैडर के जो मसल्स हैं उनकी टोन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैडर की कैपेसिटी यूरिन को स्टोर करने की वो तो बढ़ जाती है लेकिन यूरिन को प्रॉपरली रिलीज करने की एबिलिटी कम हो जाती है। ब्लैडर की कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन यूरिन को रिलीज करने की एबिलिटी कम हो गई, तो एटोनिक ब्लैडर हम इसको बोलते हैं। बिथैनिकोल चूँकि यूरिनरी ट्रैक्ट इशू को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसलिए हमें एटोनिक ब्लैडर का पता होना चाहिए।
तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए दिए है। बेथानिकोल हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सर्जरी या चाइल्ड बर्थ या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो जाती है यूरिनरी रिटेंशन, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम बेथानिकोल का यूज़ करते हैं। उसके बाद न्यूरोजेनिक ब्लैडर या न्यूरोजेनिक टोनी को भी ट्रीट करने के लिए हम बेथानिकोल का यूज़ कर रहे होते हैं। ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्यों हो जाता है, इसकी भी वजूहात हैं। ये या तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज की वजह से होता है या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है। उसके बाद जो सेकंड इसका यूज़ है, थेराप्यूटिक यूज़ या क्लिनिकल यूज़ है बेथानिकोल का, वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ में। हम बेथानिकोल को यूज़ कर रहे होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एटोनी की ट्रीटमेंट में। इसमें क्या होता है जी, बेथानिकोल इंक्रीज़ कर देता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। उसके बाद सेकंड जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इसका यूज़ है, जीआईटी में जो सेकंड बेथानिकोल का यूज़ है वो ये है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। बेथानिकोल को हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इलियस की ट्रीटमेंट में, विच में इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी आफ्टर सर्जरी के बाद जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने में भी हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड हम बेथानिकोल जो कि डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, इसका हम यूज़ करते हैं मेगाकोलॉन डिजीज़ में। मेगाकोलॉन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है, एबनॉर्मल एक्सपेंशन हो जाती है कॉलॉन्स की, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है और मोटिलिटी कम होने लगती है, मूवमेंट कम होने लगती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ये एक मेगाकोलॉन में भी हम इस ड्रग को, इस एगोनिस्ट को हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बेथानिकोल के एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बेथानिकोल कैन कॉज जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन विद स्वेटिंग, स्लाइवेशन, फ्लशिंग, ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, जो कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया का बायस बनती है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है। उसके बाद नोजिया करवाता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, डायरिया होने लगता है, ब्रोंकोस्पाज्म या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं बेथानिकोल के यूज़ के। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो बेथानिकोल शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हार्मोन्स के लेवल का बढ़ जाना, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है एज इट में बी इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक पेशेंट को है, हम उसको जब बेथानिकोल यूज करवाएंगे, ऑलरेडी उसका हार्ट कंप्रोमाइज है, तो इससे क्या होगा, बेथानिकोल यूज करवाने से चांसेस हैं कि जो कार्डियक वर्कलोड है वो बढ़ जाए। तो इस वजह से ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कोरोनरी हार्ट डिजीज में, हाइपरथायराइडिज्म में, या यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है उसमें, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है उसमें, पेप्टिक अल्सर अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हम नहीं यूज़ करवा सकते बेथानिकोल को। अगर किसी पेशेंट को स्फेयर ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, तो उस पेशेंट में भी हम ये ड्रग नहीं यूज़ करवा सकते, क्योंकि ये ड्रग आप याद रखें ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को का एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ हो रही होती है बेथानिकोल, क्योंकि ये एक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक रेस्ट कंडीशन होती है, और रेस्ट कंडीशन में हमेशा हमारा हार्ट रेट जो है वो कम होता है या नॉर्मल होता है। तो जब हम एक रेस्ट की कंडीशन में हम बेथानिकोल यूज़ करवाएंगे, उसका काम ये है कि वो हार्ट रेट को कम करती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप ऑलरेडी ब्रेडिकार्डियक पेशेंट हैं, तो आप ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है आपका हार्ट, तो आप इस ड्रग को यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हार्ट से रिलेटेड। और इसके अलावा जो है वो हाइपोटेंशन में भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये बात याद रखें कि कोई भी एलियोपैथिक मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारी बहुत अजीब निज़ाम है यहाँ पे मेडिसिन्स को एडमिनिस्टर करने का, मेडिसिन लेने का। हमें हमारी काउंसलिंग नहीं की जाती, तो हम जो भी एंटीबायोटिक होती है, जो भी मेडिसिन होती है, वो हम यूज़ कर लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। हमें आइडिया नहीं होता कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एक हार्ट पेशेंट है और उसको नहीं पता कि बेथानिकोल एक कंजेस्टिव हार्ट, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की बीमारी है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की बीमारी होने के बावजूद वो बेथानिकोल को एडमिनिस्टर कर रहा है, वो ले रहा है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, जो उसको ट्रीटमेंट, लेकिन उसको नहीं आइडिया
कि ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन पेशेंट के लिए जिनको हार्ट की डिजीज़ है, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो आफ्टर दिस लेक्चर हम लोगों को इस काबिल होना चाहिए कि हमें पेशेंट अगर हम कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री लें तो उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी मेडिसिन इस पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो हम वो उसको मेडिसिन वो यूज़ नहीं करवाते। इफ़ वी कंक्लूड अवर होल लेक्चर, तो हमने इस लेक्चर में बिथैनिकोल की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, थेरेप्यूटिक यूजेस, एडवर्स इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और ड्रग जो कि डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।